बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था जी कि मैं आपको अपना थाईलैंड का जो टूर था उसका एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा और उसके साथ साथ वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, जॉब्स के अलावा वहाँ पे बिजनेस क्या तरीक़ेकार क्या है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इन डिटेल में जाऊँगा। मकसद बताने का ये नहीं है कि मैं आपको की पॉइंट समझाऊं, मैं आपको वो सर्कमस्टांसेस बताऊंगा जिनसे मैं गो थ्रू हुआ और वो प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा जहां से जिन प्रॉब्लम्स को मैंने वहां पे फेस किया, और वो तरीक़ाकार भी बताऊंगा जिनसे हमारे साथ हमें वहां पे लॉस हुआ। तो चीज़ें काफ़ी इन डिटेल होंगी। हो सकता है कि मैं वीडियो का सेकंड पार्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, हो सकता है इसका सेकंड पार्ट हम बनाएं। तो सबसे पहले ये था कि 2017 की बात है, नवंबर की। मैं उम्रा करके हम अपनी फैमिली के साथ वापस आए थे। तो फिर मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, और वो ये है कि बिटकॉइन का बिजनेस उस वक्त काफ़ी अच्छा चल रहा था। पाकिस्तान में भी GDC से रजिस्टर्ड जो है ना एक वेंडर थे यहाँ पे, वो काम कर रहे थे। तो बिटकॉइन की रेट्स का हमें डिफरेंस पता चला जी कि थाईलैंड में जो है बिटकॉइन पाकिस्तान से कंपैरेटिवली 50,000 रुपीज़ सस्ता मिल रहा है, और उस वक्त बिटकॉइन का रेट राउंड अबाउट 4,000 से $4,500 तक का चल रहा था। खैर, हमने ये प्लान किया कि चलें वहाँ से हम बिटकॉइन परचेज करेंगे, और पाकिस्तान की मार्केट में हमारे पास बिटकॉइन का सेलर मतलब बायर काफ़ी ज़्यादा था और उनके साथ डील शील हुई। तो प्लान ये किया कि हमें वहाँ पे मूव करना चाहिए। विजिट वीज़ा अप्लाई किया गया। हिस्ट्री मतलब सबकी थी, तो इसलिए वीज़ा आराम से अप्लाई हो गया, और मैं और मेरे दोस्त जो है ना वो यहाँ से 3 लोग हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला जी कि ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके पास मतलब बाय हैंड कैश इतनी बड़ी अमाउंट का वो कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो बैंक अकाउंट पे डिपॉजिट किया जाए। तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं जानता था कि टूरिस्ट को अलाउड नहीं है कि बैंक ट्रांजैक्शंस वो कर सके। तो हमने ये प्लान किया जी कि हम इसके लिए कोई छोटी सी कंपनी रजिस्टर करते हैं। कंपनी रजिस्टर करने के मामले पे जब हम आए तो पता चला जी कि कंपनी कौन सी यहाँ पे बनानी चाहिए। ट्रैवल एंड टूर्स का हमारा कोई इतना सेटअप नहीं था। हम मतलब IT रिलेटेड बंदे थे तीनों। तो हमने सोचा यहाँ पे एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट बना लिया जाए। तो रेस्टोरेंट को स्टार्ट करते करते जनाब ये हुआ, हमने होटल वहाँ पे एक जगह पर मतलब रेंट आउट की। 4 से 5 दिन मार्केट में फिरे, और हम सेकंड और थर्ड रोड के दरमियान में एक रोड था, इसको बोलते हैं अपना, उसका नाम था बड़ा अजीब सा नाम था, लेकिन मुझे अब याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो उस रोड के ऊपर जो है ना हमने वो होटल लिया। होटल की जो ये ब्लू ओशंस था, और साथ वो हॉलीडे इन नया बन रहा था उस वक्त एट दैट टाइम इन पताया। मैं पताया की बात कर रहा हूँ। ये बैंकॉक से तकरीबन कोई 180 किलोमीटर के राउंड अबाउट है बैंकॉक से। तो ये पताया चला जाता है सी के मतलब शोर के ऊपर। हम वहाँ पहुंचे जनाब। वहाँ से हमने फिर ये जगह रेंट आउट की। तो हमें जनाब रेंटल एग्रीमेंट हमने किया, ऑनर लेडी थी उनके साथ, और फिर उसके बाद हमने जगह को एक्वायर किया होटल की रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बना कि अब कहाँ जाया जाए। तो यहाँ से वो मेरे एक दोस्त हैं जो पहले जो मुझे लेके गए थे, वो पहले ऑलरेडी विजिट करके आ चुके थे। तो विजिट करने के बाद मतलब मुझे लेके गए, तो वहाँ पे उनका एक ताल्लुक बन गया एक लड़के के साथ। उसका नाम था वकास। वकास उसका नाम था, और विकी उसको बोलते थे, विकी भाई। वहाँ का तो भाई बना हुआ था। ये बेसिकली यहाँ से सादकाबाद से बिलोंग करती फैमिली। उनका जो ये साहबजादा था वहाँ पे जो हमारे साथ मिला, और फिर जनाब इन्होंने मुझे मेरी उसके साथ मुलाकात करवाई। ड्रिंकर ये सारे थे, ड्रिंक करने बैठे थे। मैं ड्रिंक करता नहीं था, इस वजह से मैं बड़ा फंस गया इनके दरमियान में। लेकिन मजबूरी थी, क्या करते, वहाँ पे हमें ये सेटअप बनाना ज़रूरी था कि चलो बिजनेस कर आए हैं तो कुछ बिजनेस करके जाते हैं। सॉरी। बिजनेस का सारा जो सेटअप था वो मेरे नाम पे रजिस्टर किया गया। रेंटल एग्रीमेंट्स भी मेरे नाम पे बनाए गए, और जनाब ये सारी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट थी जब हमने कर ली, तो उसके फ़ौरन बाद हुआ क्या कि दोनों जो मेरे पार्टनर्स थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए जी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई है। प्लान यही था कि इन्वेस्टमेंट उनकी होगी, बिजनेस सेटअप मैं चलाऊंगा, और जो प्रॉफिट होगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब सारा सेटअप बना दिया और इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्होंने खैर मेरे साथ बहस तकरार जो भी हुआ, लेकिन वो कहते हैं फंसता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। तो मैंने वहाँ पे मतलब
अपनी जो इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान से भी कुछ पैसा मंगवाया मैंने और अपनी जो गाड़ी शाड़ी भी सेल की और सारी जो मतलब अमाउंट थी तकरीबन कुछ 4 से 6 मिलियन मैंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने के बाद हुआ ये कि जनाब कंपनी रजिस्टर करवानी थी। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वो विक्की साहब का हमें जो सहारा लेना पड़ा, क्योंकि ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज वहाँ पे जो ये एक पुलिस होती है जिसको आप कह सकते हैं टूरिस्ट पुलिस, उसमें वो एज आ फ्रीलांसर काम करता था। तो उसको यूनिफॉर्म वगैरह भी मिली हुई थी और वो मतलब ना एक पूरा, क्योंकि उसको वहाँ की लैंग्वेज आती थी, थाई लैंग्वेज, उसने कोर्स कंप्लीट किया या उसका टेस्ट वगैरह पास किया था, तो उसको एज ए टूरिस्ट पुलिस के अंदर उसको एक कांस्टेबल की जो है ना वो जॉब उन्होंने ऑफर कर दी। उसकी वहाँ से एक थाई लेडी के साथ उनकी शादी होगी। वो थाई लेडी बकौल उसके वो इमिग्रेशन लॉयर भी थी। तो इनकी फैमिली के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने जनाब इतने प्यार से और इतने खुलूस के साथ मिले कि जनाब हम तो एक ही इलाके से हैं, मेरा ननिहाल आपके सिटी का है और फलां ढमकान, मैं फलां को जानते हैं, आप फलां को जानते हैं, और इस तरह से करते कराते वी गॉट ट्रैप इन दैट। पैसा हमने उनके हवाले किया। पता चला जी कि कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी 20,000 बाट की, वो हमने 20,000 बाट उनको दे दिया और उसके बाद आगे जनाब उसका वर्क परमिट था, वर्क परमिट के बाद लाइसेंस था, लाइसेंस के बाद वो जो उसके टैक्सेस और ईच एंड एवरीथिंग वो सारे इशू करवाए और हमारा तकरीबन 6 से 7 लाख बाट वहाँ पे खर्चा आ गया। होटल की रेनोवेशन का काम आया, क्योंकि जाहिर बात है जगह स्पेस खाली थी, हमने वहाँ पे वो लेना शुरू की, तो उसके लिए जाहिर बात है हमें कोई लोकल बंदा चाहिए था। सो विकी वाज फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन। हम उसके अलावा किसी को जानते नहीं थे। तो उसने वो भाई भाई करके जनाब हुआ ये कि जनाब हमसे पैसे लिए और एग्रीमेंट करवा दिया किसी कारपेंटर के साथ, और उसने वहाँ पे फर्नीचर और इंटीरियर का काम शुरू कर दिया। मैसेंस भी आ गए, उनके साथ भी काम शुरू कर दिया। करते कराते जनाब हमने वो ग्लास डोर और ईच एंड एवरीथिंग होटल का सारा जो है ना सेटअप रेस्टोरेंट हमने बना लिया। क्लैश जहाँ पे बना के उन्होंने कहा जी कि हमने यहाँ पे बार भी बनानी है इंडोर, और मैंने ये कहा कि अगर ये हलाल रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे हराम की कोई चीज़ भी नहीं बिकेगी। तो मैं इस पे अड़ गया। मैंने कहा जी मैंने यहाँ पे बार नहीं बनने देना और यहाँ पे ड्रिंक अलाउड नहीं होगा। तो हलाल रेस्टोरेंट बनाने का मतलब ये होता है, अगर आपने शराब भी बेचनी है तो फिर आप पोर्क भी बेच सकते हो, फिर आप सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पे स्नैक्स भी बना सकते हो, फिर जो करना करो। फिर जब वो कहते हैं, वो पंजाबी में हमारे कहते हैं नचा नहीं लग गई तो कुंड का था, फिर वो मामला वो था। तो मैंने इसलिए जो है ना इसके अंदर बहस की कि मैंने कहा ये काम नहीं होगा। इस पे वो सारे क्लैश हुए क्योंकि वो सारे ड्रिंकर थे और पीने वाले थे। खैर आई वाज स्ट्रिक्ट इन माय रूल्स, तो इस वजह से उनको ये सरेंडर करना पड़ा। अब आ जाती है बात कि जनाब कुछ अर्सा गुजरा, जब सारा कुछ हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो हमें रेनोवेशन की कॉस्ट उसने लगाई जनाब 300,000 बाट, पाकिस्तानी तकरीबन 12 लाख रुपए बनता था। और फर्नीचर था, मुझे अभी भी याद है, तकरीबन 40,000 बाट का वो उसने लगाया। और इसी तरह जो ग्लास जो फ्रंट पे विंडो ग्लास लगता है, वो जो एड्रेस ग्लास होता है, वो आपको समझ आ रही होगी जो मैं कह रहा हूँ, तो वो ग्लास तकरीबन 50,000 बाट का वो था। और बाहर जो पेनाफ्लेक्स लगा, वो बोर्ड लगा लाइटनिंग वाला, 30,000 बाट का वो था। खैर हम देते रहे, पैसा देते रहे, जितना भी पैसा था हमने इन्वेस्ट किया वहाँ पे चलो काम तो शुरू हो। अल्लाह की करनी ये हुई कि हमने जनाब कराची से, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, मेरा भाई बना हुआ था कुरान पे हाथ रख के, तो वो जनाब कराची में शेफ़ था, अली काशिफ उसका नाम था। उसको मैंने बुलवा लिया जी कि चलो यार इसको बुलवाते हैं कि ये आके यहाँ पे एज ए शेफ़ काम करे। वो दुबई में उस वक्त काम कर रहा था बकौल उसके। हमने जनाब वीज़ा अरेंज करवाया, उसकी टिकट अरेंज करवाई, उसकी सारी अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ किया और उसको हमने पिक करवा लिया वहाँ से और उसको ला के यहाँ पे सेटल करने की कोशिश की। लेकिन वो भाई साहब इन सबसे पीने में सबसे ज़्यादा निकले। अब जनाब जब भी कस्टमर वगैरह की बारी आती, वो जनाब पी के कहीं पड़े हुए हैं। अब हमारे लिए टेंशन के जनाब शेफ़ साहब कुछ बनाए तो हम कस्टमर्स को अब करें, मतलब एक मैस क्रिएट हो गया, एक मेंटल टेंशन क्रिएट होगी। मेरी गलती ये हुई कि मैंने अपनी फैमिली को भी वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। मिसेस भी आ गई वहाँ पे। हमने अपना अलहदा घर ले लिया, इन लोगों की अलहदा क्वार्टर था, वो होटल के ऊपर ही था। और ये जनाब सारी रात ये करते, हम सुबह जाते, शाम को हम दोनों मियाँ बीवी घर आ जाते। ये मतलब इन्होंने ना एक प्लान चलता रहा। कुछ अर्सा चला, लेकिन कुछ अरसे के बाद जनाब इनको, इनमें से जो मेरा एक पार्टनर था वो पाकिस्तान आ गया। उसने कहा जी मैंने वापस नहीं जाना। फिर दूसरा पार्टनर इधर आया और उसने कहा मेरा यहाँ पे बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, और मैं वहाँ पे अकेला फंस गया। और अब वो जो शेफ़ था
उसकी हालत ये थी कि जनाब वो ड्रिंक इतना ज़्यादा करने लग गया कि उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूशन में पड़ गया, और उसने मतलब इस हद तक किया कि ये काम के आई कुडंट बियर दैट वन। मेरी वाइफ वहाँ पे थी, एक मतलब वहाँ पे फीमेल एक दो लड़कियाँ हमारे पास काम करती थी, तो मैं नहीं चाहता था कि किसी किस्म की बदमज़गी हो, तो मैंने उसको वहाँ से फारिग कर दिया। फारिग इस सेंस में किया कि भाई जो होगा देखी जाएगी, लेकिन ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम फ़ौरन वापस जाओ पाकिस्तान, जहाँ भी जाना है, जिधर से आए हो, मुझे तुम्हारे साथ लेना देना कोई नहीं है। उसका लेना देना हमने जो क्लियर किया, पेमेंट्स क्लियर किया, उसको वहाँ से हमने निकाल दिया। हुआ ये कि जनाब कुछ अरसे के बाद अब मसला ये सबसे बड़ा बन गया कि शेफ़ कौन अब करेगा काम। ना मुझे कुकिंग आती थी, ना वाइफ को इतनी खास आती थी, लेकिन हमने मिल मिला के जो है ना एक सेटअप बनाया कि चलो जी कुकिंग का थोड़ा सा सेटअप करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी वो सारी हम लगा चुके थे। मतलब आई डिडंट हैड इन इवन अ सिंगल पेनी फॉर मी टू सर्वाइव ओवर देयर। मैं यही काम कर सकता था और वहीं से मैं सर्वाइव कर सकता था। तकरीबन 3 से 4 माह हमने बड़ी कोशिश की कि हम इसको चला सकें, लेकिन अब ये सारी होगी एक बड़ी एक राइट वे कि यहाँ से सेटअप कैसे बनाया, सब कुछ किया। अब आ जाते हैं हमारे साथ धोखा कहाँ पे हुआ। मैं एक दिन बैठा हुआ था तो हॉलीडे इन साथ बन रहा था, तो उसके लिए ना वहाँ पे मैसेज लगे हुए थे। सियालकोट का एक लड़का मेरे पास उधर आता है, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का नाम देख के, तो अजवा के नाम से हमने रेस्टोरेंट बनाया था। वो वहाँ पे आता और आके कहता जी कि मुझे पाकिस्तानी चाय यहाँ पे मिलेगी, तो हमने कहा जी बिल्कुल मिलेगी। और मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो? उसने कहा जी मैं सियालकोट से हूँ। तो मैंने कहा क्या काम करते हो? उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। तो मैंने उसको बोला कि यार एक काम है, ये जो मेरा होटल है तुम सारा देख रहे हो, इसकी रेनोवेशन देख रहे हो, ये बड़ी अच्छी बनी हुई है। मेरा एक दोस्त है सेम इसी साइज़ की, उसके पास एक शॉप लेने का प्लान है और वो भी अपनी रेनोवेशन इस हिसाब से करवाना चाहता है। तो मुझे ज़रा ये बताओ कि ये एस्टिमेट लगा कि ये सारा काम कितने में हमें कॉस्ट करेगा? उसने फर्नीचर, रेनोवेशन, सीलिंग, लाइटिंग और बाहर से वो स्पैनाफ्लेक्स और बोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग पेंट एंड हर चीज़ उसने 55,000 बात हमें बिल बना के दिया जी कि इतनी कॉस्ट आपकी आ जाएगी। और हम पे कर चुके थे तकरीबन 4 लाख से अबव बात। कहाँ 55,000 और कहाँ 4 लाख से अबव। अब मुझे तो शौक हुआ, मैंने कहा यार ये तुम स्टैंडर्डाइज्ड काम की बात नहीं कर रहे। उसने कहा जनाब जितना काम जैसा आपने करवाया इससे बेहतर काम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे हम क्वालिटी में अच्छा करेंगे, तो 55,000 हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा बहस करते हैं, शायद भाई आप पाकिस्तानी हैं, पंजाबी भाई हैं, हमारा ताल्लुक है, ये वो करते कराते उसने 50,000 मुझे ऑफर कर दिया, 5,000 और कम कर दिया। आई वॉज शॉक्ड कि ये हुआ क्या है। खैर वहाँ पे हमें समझ आ गई, पूरी चेन समझ में आ गई। मैंने जब पता किया तो जी कंपनी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट थी उस वक्त 6,000 बात, जिसके लिए विकी साहब ने हमें चार्ज किया 20,000 बात, सॉरी 40,000 बात। जो वर्क परमिट था उसकी कॉस्ट थी 1,700 बात और उसने हमें चार्ज किया 20,000 बात। जो लाइसेंस था, फूड वगैरह, ये वो सारा कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसके लिए हमें हर लाइसेंस के लिए कॉस्ट पड़ी 5,000 बात। पैनाफ्लेक्स जो बाहर बन रहा था उसकी टोटल कॉस्ट थी 3,000 बात, जिसके लिए हमें 28,000 बात हमें कॉस्ट पड़ी। ये करते कराते जनाब ये सारा कच्चा चट्टा हमारे सामने खुल गया। अब मरते क्या ना करते, पैसा तो हम दे चुके और दिया भी इस हिसाब से कि एक बंदे ने जब अपने घर पे बुला लिया, अपनी फैमिली के साथ बिठा लिया, खाना खिलाया, हमें इज्जत दी, उसके बीवी बच्चों के साथ हम जाके बैठे, तो हमारे खून में ये है कि इसके बाद कुछ रह नहीं जाता कि किसी भी बंदे पे हम ट्रस्ट ना करें। लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि ये उसका तरीका वारदात था, किसी को भी ट्रैप करने का। अभी भी वहीं पे है, वही काम कर रहा है, बहुत से लोगों को नुकसान कर भी चुका होगा, अल्लाह उसको हिदायत दे। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बहस इसलिए नहीं करता, वो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा और उसको पता होगा जो मैं बातें कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि आज तक मैंने उसको नहीं बताया कि मेरा तुम्हारे साथ क्लैश किया है। आज इस वीडियो के जरिए मैं बात खोज रहा हूं कि मेरा उसके साथ क्लैश किया, कि उसने हराम खाया और धोखा देके खाया। खैर हमें जो नुकसान होना था हुआ, लेकिन होटल जब नहीं चल सका, जाहिर बात है हमारी वो फील्ड नहीं थी, मैं आईटी के फील्ड का बंदा था, तो जो है ना वो उस हिसाब से हमें करना पड़ा, क्या नाम लेते हैं, उसको चलाना पड़ा। तो जब मैं नहीं उसके साथ कंपैटिबल हो सका तो उसने क्या किया कि अब ये सारे चले गए वापस, मैं और मेरी वाइफ वहाँ पे हैं और साथ हम फंस गए जनाब, होटल को अब चलाना कैसे है। रेंटल एग्रीमेंट्स
सारे मेरे नाम पे थे, शायद से आप फंस चुके हैं वहाँ पे। अब हुआ ये कि स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा अप होना शुरू हुआ कि अब क्या किया जाए। खैर, अल्लाह की करनी ये हुई कि मैंने ये डिसाइड किया कि बजाय इसके कि मैं रेंट यहाँ पे करूँ, मैंने विकी को बुलाया और विकी को बुला के जनाब उसको कहा कि जनाब ये होटल मैंने सेल करना है। इस महीने का मैं रेंट पे कर चुका हूँ, लेकिन मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। उसके लिए जनाब उसने कहा जी कोई मसला नहीं, मैं सेल करवा देता हूँ। सेल करवाने के लिए जनाब हमारी अब हो के टोटल हमारी कॉस्ट थी तकरीबन 6 मिलियन बाट हमारा उस पर खर्चा आ चुका था। तो नहीं, सॉरी 6 लाख बाट, सॉरी 6 मिलियन नहीं, 6 लाख बाट। और 8-9 राउंड अबाउट इतना ही तकरीबन, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, मैं किस बयानी से काम नहीं लेना चाहता। और ये फिगर्स जो मैंने पहले आपको बताए इनमें से 1-2 हज़ार का आगा पीछा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, मैंने कौन सा लिखा था। खैर, फ़र्क ऐसे ही था। जब मैंने डिफरेंस बताया ना, ये एग्जैम्पलरी तौर पे बताया कि ये अगर 6,000 की चीज़ थी तो वो हमें 28,000 या 30,000 में काउंट की, वो हमें कॉस्ट की। खैर, करते कराते जनाब हुआ ये कि हमने कोशिश की सेल करने की। अब डेफिनेटली जो बंदा वहाँ पे परचेज करने के लिए आएगा वो तो उसकी कॉस्ट इतनी नहीं देगा जितनी हम लगा चुके हैं, क्योंकि हमें तो इजाफी चार्ज हो चुका है विक्की साहब की बदौलत, और उनके रहमो करम पे थे हम। अब जो कोई आए वो कहे जी जनाब 4 लाख बाट, 5 लाख बाट, और हमारा खर्चा हो चुका है 9 से 10 लाख बाट। अब मैं सोचूं, अब वाइफ मेरी जो है ना, इन्होंने मुझे फोर्स किया कि हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट थी इसमें, क्योंकि बाकी पार्टनर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया लेकिन वो भाग गए, तो लेकिन पैसा तो उनका लगा हुआ था। अब वो मेरे ब्याह पे छोड़ के बैठे हुए हैं कि जी शायद साहब आप चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो पाकिस्तान से वापस ही नहीं आ रहे, अपने बीवी बच्चों में बिजी हैं, और हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे खजल हो रहे हैं। यार मरते क्या ना करते, हमने जो है इस चीज़ को फाइनलाइज ये किया कि मैं इसको सेल नहीं करूँगा, और विक्की साहब को हमने चाबियाँ पकड़ाई और पाकिस्तान वापस आ गए। ये कह करके जी हम जा रहे हैं, अगर ये सेल हो तो आप सेल करके हमें हमारी अमाउंट अमानतन वापस भिजवा देना। उस माशाल्लाह उस बंदे की तरफ से हमें वैसे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसका मैं जारी बात है उसका वो कहते हैं ना बैकग्राउंड, उसकी असलियत देख चुका था। हुआ ये कि 3 महीने तक वो उसने कहा जी सेल नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रहा, और उसके बाद उसने कहा जी कि इसके तो मंथली एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, उसके रेंट में पहले से पे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। करते कराते जनाब वो सारा चीज़, सारा मलबा खूह खाते गया और हमारा उसमें लॉस हुआ। तो पाकिस्तानी, मैं सारी स्टोरी सुनाने का मकसद क्या था? स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि कभी भी जब आप मिसाल के तौर पे किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टडी करके जाएं। अगर आपको वहां की लैंग्वेज का इशू है तो आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करें, लेकिन पढ़ें जरूर, खुद देखें, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लॉज पढ़ें। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो जो मिनिस्ट्री की तरफ से जो SOPs हैं उनको स्टडी खुद करें, वहां पे एक्सपेंसेस को खुद चेक करें। ये पाकिस्तानी बेसिकली किसी के नहीं हो पाया आज तक। मुझे नहीं नजर आता कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो जिसने मतलब एक दूसरे के साथ को किया हो। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं बात करता, इंडियन भी इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं, और ये सारे लोग अपने अपने ही अपनों को खा रहे हैं। खैर, रिजल्ट जो भी थे, दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर मी टू विजिट द थाईलैंड फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। तो ये सारी कहानी थी जो कि हमें मतलब वहाँ पे जो हमारे साथ पेश आई। लॉस, पैसे का लॉस था जो भी था, उसको मैंने आज तक इसलिए कंसीडर नहीं किया कि पैसा अपने हाथ से कमाया था, जो भी लगाया अपने हाथ से कमाए हुए लगाया। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने हाथ सलामत रखे हैं, सेहत दी है, हम दोबारा भी कमा सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को तो खैर मैंने ज़्यादा फोकस कभी नहीं किया, लेकिन ये जो चीज़ें हमारे साथ वहाँ पे हुई हैं, उन्होंने ये सबक ज़रूर दिया कि आप डिपेंडेंट मत हो किसी के ऊपर भी। कोई भी काम आप करना चाहते हैं, और हो सकता है वो पिछली मैंने एक वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि काम वो करें जिसका आपको खुद पता हो। और नुकसान हद से ज़्यादा हुआ, और हमारे लिए जो कहते हैं ना रिहैबिलिटेट करना बहुत मुश्किल हो गया था पाकिस्तान आने के बाद। लेकिन दैट वाज अ टाइम, चले अल्लाह पाक की ज़ात ने करम किया कि वो टाइम गुजर गया। तो कोशिश ये किया करें कि जो पाकिस्तानी हैं या जितने भी लिंक्ड अप हैं, कोशिश करें कि उनसे आप दूर रहें और अपने काम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह पाक की ज़ात चाहेगी तो ज़रूर आपको कोई नुकसान होने नहीं देगी। इसके साथ ही जनाब आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो कोशिश की मैंने तेज़ तेज़ चीज़ें सारी बताने की, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी ना लगे और मैं इस टॉपिक को कवर अप भी कर जाऊं।
तो ये था मेरा एक्सपीरियंस थाईलैंड में, मेरे साथ क्या हुआ। वर्क परमिट मेरा पास अभी भी मेरा ख्याल है मेरे बैग में पड़ा होगा। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क परमिट मैं मतलब खुद ही वहाँ से छोड़ के वापस आ गया था। एंड ये हमारी वो स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है तक के लिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त दें और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। दूसरा ये है कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत मेरी कम्युनिकेशन रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।